Okay, so good evening, students. In previous classes, I have uploaded one lecture on SEBI Act 1992. ठीक है, मैंने आपको बोला था कि लेफ्ट वो जो पोर्शन रहेगा दैट वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो in this particular class, we will be covering the leftover portion. We will be covering the leftover portion under SEBI Act. क्लियर बच्चों? एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, लास्ट क्लास में मैंने सेबी एक्ट आपको रेफर किया था फ्रॉम योर आईसीएसआई मॉड्यूल, है ना. आई वुड सजेस्ट रादर देन रेफरिंग योर आईसीएसआई मॉड्यूल, जो नोट्स आपको दिया गया पीडीएफ फॉर्म में, आप वो रेफर करें फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट. ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने लास्ट क्लास में सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग्स तक पढ़ाया था स्टूडेंट्स को. तो सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग्स तक चीजें आप एक बार पढ़ोगे, आप रिकॉल कर पाओगे, है ना. all these things have already been discussed. तो सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीजर आप पढ़ लो फ्रॉम योर मॉड्यूल एज बीइंग कवर्ड इन द लास्ट क्लास. ठीक है, अब उसके आगे के जो प्रोविजन है या जो लेफ्ट ओवर पोर्शन है इन दिस पर्टिकुलर एक्ट, you can, for those leftover portion you can refer these notes. क्लियर है? हाँ जी सर. तो नेक्स्ट है आपको कंसेप्ट ऑफ कंसेंट ऑर्डर, है ना. नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ कंसेंट ऑर्डर. कंसेंट ऑर्डर का मतलब समझो. कंसेंट ऑर्डर का मतलब होता है, इट मीन्स एन ऑर्डर, इट मीन्स एन ऑर्डर विच इज पास्ड. It means an order which is passed with the mutual consent. With the mutual consent of both the parties to dispute. Of both the parties to dispute. बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो अब ध्यान देना, within the ambit of SEBI Act, if any company, जो कि जनरली कौन होने वाली है, लिस्टेड कंपनी, if any listed company has violated any of the provisions or regulations made under the SEBI Act, so in all such cases those companies will be penalized. In all such cases those companies may be penalized by SEBI. या डिस्प्यूट अराइज हो सकता है उन कंपनीज के साथ सेबी का, डिस्प्यूट अराइज हो सकता है उन कंपनीज के साथ सेबी का. हाँ जी सर. तो अगर डिस्प्यूट अराइज हुआ तो इन केस ऑफ डिस्प्यूट सेबी क्या कर सकता है, इन केस ऑफ डिस्प्यूट सेबी क्या कर सकता है, ऐसे कंपनीज को पेनलाइज कर सकता है. ठीक है, सेबी कैन पेनलाइज ऑल सच फॉर्म्स ऑफ कंपनी विच आर फाउंड टू बी इंडल्ज्ड और विच आर फाउंड टू बी इन्वॉल्व्ड, which are found to be indulged or found to be involved in the activities which are detrimental to the interest of investors into the securities market. बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी सर. तो while investigating into the affairs of all such companies या all such persons जिन्होंने सिक्योरिटी लॉस के प्रोविजंस का वायलेशन किया या सेबी के रूल्स का, सेबी के रेगुलेशंस का वायलेशन किया या किसी ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे which may detrimentally या which may adversely affect the interest of investors into the securities market. तो ऐसे पर्सन्स के साथ, अब वो ऐसा पर्सन कोई भी स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरी हो सकता है या कोई भी कंपनी हो सकता है, तो ऐसे लोगों के साथ सेबी क्या कर सकता है, सेबी कैन एंटर इनटू नेगोशिएशन. ठीक है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द लेंथी लिटिगेशंस, इंस्टेड ऑफ फाइलिंग फॉर लिटिगेशंस which may take years and years to settle down, SEBI may enter into negotiations with all such persons who have found to be violated the provisions of this act or regulations made by the SEBI, yeah, who are found to be involved in any of the activities or in any of the transactions which is adversely affecting the interest of investors into the securities market. मेरा बात समझ में आ रहा है? हाँ जी सर. तो ऐसे सभी लोगों के साथ नेगोशिएशन में एंटर कर सकता है सेबी एंड विद देयर म्यूचुअल कंसेंट.
with their mutual consent SEBI may pass a consent order. कंसेंट ऑर्डर का मतलब ही है, देखो मान लो कि मेरा डिस्प्यूट अराइज हुआ किसी से, डिस्प्यूट अराइज हुआ तो दो ऑप्शन है, या तो मैं उसको सेटल करूं थ्रू कोर्ट और थ्रू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, या क्या कर सकता हूं मैं उसके साथ नेगोशिएशन कर सकता हूं। नेगोशिएशन किया, हम दोनों एक ऐसे फैसले पे पहुंचे जो उसको भी एक्सेप्टेबल है, सामने वाले पार्टी को भी एक्सेप्टेबल है और मुझे भी एक्सेप्टेबल है, विच इज एक्सेप्टेबल टू बोथ दी पार्टीज। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है या यहाँ पे जो डिसीजन आ रहा है, डिसीजन इज कमिंग आउट ऑफ द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ दी पार्टीज इन्वॉल्वड इन द डिस्प्यूट, है ना। हाँ सर, तो ऐसे ऑर्डर को क्या बोलते हैं अपन, कंसेंट ऑर्डर। अगर सेबी कोई ऑर्डर पास कर रहा है विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी, ठीक है, सच ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड एज consent order, and in case if any consent order is passed, then no appeal can be preferred, no appeal can be preferred, just wait, against, no appeal can be preferred against any consent order. Normally सेबी ने कोई ऑर्डर पास किया, सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट इफ एनी पर्सन इज अग्री विद द ऑर्डर गिवन बाय सेबी, दे हैव एन ऑप्शन टू फाइल इन अपील, दे हैव एन ऑप्शन टू फाइल इन अपील बिफोर द एपेलेट ट्रिब्यूनल, और यहाँ पे एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है सैट। बट इन केस ऑफ कंसेंट ऑर्डर, इन केस ऑफ कंसेंट ऑर्डर अपील इज नॉट प्रिफरेबल, ठीक है। इन केस ऑफ कंसेंट ऑर्डर नो अपील कैन बी मेड, नो अपील कैन बी मेड बिफोर एनी एपेलेट अथॉरिटी, बिफोर एनी एपेलेट अथॉरिटी, ठीक है। हाँ जी सर। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पेनल्टीज अंडर द सेबी एक्ट, पेनल्टीज अंडर द सेबी एक्ट, ध्यान देना यहाँ पे, चलो ध्यान देना। तो सबसे पहले ध्यान दो, सेक्शन 15A, 15B, 15C as well as 15D, 15A, B, C and D, तो इनके लिए जो पेनल्टीज है वो सेम रहेगा, 1 लाख रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़, ठीक है। अब देखना रहेगा 15A, B, C एंड D के अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शन फॉल करेंगे, 15 और इनफैक्ट E भी इंक्लूड होगा यहाँ पे, 15A, 15B, 15C, 15D as well as 15E, list of transactions falling within the purview of these sections, ठीक है। हाँ सर, failure to furnish any document or return or report to the SEBI, in case if SEBI has asked to submit any document, return or report, ठीक है, to any person connected with the securities market, and such person has failed to furnish such document, records or report, ठीक है, then to file any return which was required to be filed under this act, if any person connected with the securities market has failed to file any return required to be filed under this act, or if any person connected with the securities market has failed to maintain books of accounts or records, or any person who is registered as an intermediary and is required to enter into an agreement with his client, क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट किए बिना ट्रांजैक्शन में एंटर कर लिया, क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट किए बिना ट्रांजैक्शन में एंटर किया, ठीक है। Next, if a company or any intermediary fails to redress the investors' grievances, if any company fails to redress the investors' grievances, next है म्यूचुअल फंड और CIS, इन्होंने सिक्योरिटीज इशू किया, बट सिक्योरिटीज इशू तो कर दिया, यूनिट्स इशू कर दिया, बट they have failed to issue certificate of, oh sorry, they have, देखो कोई भी CIS या म्यूचुअल फंड यूनिट इशू करने के लिए या इन ऑर्डर टू कैरी आउट दी
activities related to CIS or mutual fund, they need to get registered with the SEBI. They need to get registered with the SEBI. In spite of registering with SEBI, yeah, if any CIS or mutual fund do not obtains registration, or if they fails to obtain registration from the SEBI, they cannot carry out the activities. They cannot carry out the activities related to the mutual fund or CIS. So without obtaining the certificate of registration, अगर उन्होंने एज अ म्यूचुअल फंड या एज अ CIS काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और इफ एनी म्यूचुअल फंड और CIS has failed to comply with the conditions of certificate of registration, किसी भी म्यूचुअल फंड या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को जब सेबी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करता है, then all such certificate of registration are being issued, all such certificate of registrations are being issued with certain conditions. And in case if the mutual fund or CIS fails to comply with the conditions, subject to which registration has been given to them, 15D, then failure to make an application for listing of the scheme by the mutual fund और CIS, जब आपने इन्वेस्टर से पैसा लिया, बीइंग ए म्यूचुअल फंड, जब आपने इन्वेस्टर से पैसा लिया तो आपने बोल के पैसा लिया कि वी आर गोइंग टू लिस्ट द सिक्योरिटीज इन नियर फ्यूचर, ठीक है, वी आर गोइंग टू लिस्ट द सिक्योरिटीज नियर फ्यूचर, बट यू हैव फेल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन टू द सेबी फॉर लिस्टिंग योर यूनिट्स, और फेलियर बाय म्यूचुअल फंड और CIS टू डिस्पैच यूनिट सर्टिफिकेट, इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड यूनिट इशू कर दिया या CIS यूनिट इशू कर दिया, लेकिन यूनिट्स के रिस्पेक्ट में उन यूनिट्स के रिस्पेक्ट में नो सर्टिफिकेट्स हैज बीन इशूड, ठीक है, हाँ सर. देन फेलियर बाय म्यूचुअल फंड और CIS टू रिफंड एप्लीकेशन मनी ऑफ इन्वेस्टर्स और CIS, इन केस if mutual fund or CIS fails to receive the minimum subscription, in case if they fails to receive the minimum subscription, तो जो पैसा उन्होंने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है, they need to refund that particular amount, they need to refund the amount already received, ठीक है, and they have failed to refund the amount, है ना. Then failure by mutual fund or CIS to invest the money as decided, पैसा जो बुल के लिया था वो पर्पस के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं किया. Then penalty for failure to observe any rules and regulations of any assets management company. दिसंबर वालों बच्चों ये कंसेप्ट अभी नहीं आएगा, जून वालों को पता है about AMC. तो in all such cases penalties is going to remain same. बहुत छोटा सा पेनल्टी है, देख लो एक बार, 1 लाख रुपए पर डे, ठीक है, 1 लाख रुपए पर डे सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़ whichever is less, ठीक है. 1 करोड़ का पेनल्टी भी लग गया, तुम फिर भी नहीं सुधर रहे हो, तो उस केस में सेबी तुम्हारे अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है. सेबी तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, सेबी तुमको सस्पेंड कर सकता है, सेबी तुमको डिबार कर सकता है from entering into any securities market transactions, ठीक है बच्चों, हाँ जी सर. देन ये वाला पेनल्टी मत पढ़ना है, इसको कट कर दो, ठीक है. कम टू द इनसाइडर ट्रेडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनसाइडर ट्रेडिंग किया तो कम से कम 25 करोड़ रुपए. इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है सर? इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ दोज इंफॉर्मेशन विच आर नॉट पब्लिकली अवेलेबल. जून वाले आपको क्लियर होगा, दिसंबर वाले यू मे फेस सम डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर पेनल्टी, क्योंकि आपको इनसाइडर ट्रेडिंग का कंसेप्ट अभी मालूम नहीं है. इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है और यहाँ पे मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है जी बच्चों. तो ये ऑफेंसेस रिलेटेड टू इनसाइडर ट्रेडिंग एंड नॉन डिस्क्लोजर
इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, इसको आप पेंडिंग रखना, ठीक है, इसको आप पेंडिंग रखना। दिसंबर वाले बच्चे, जून वाले यू विल कम टू नो, ठीक है। जून वाले यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लेना फ्रॉम योर आईसीएसआई मॉड्यूल, ठीक है सर। हाँ जी। देन पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट जो तुमने बनाया आउट ऑफ सच फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। देन अब मान लो कि तुमने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया, कोई ऐसा एक्ट किया, कोई ऐसा एक्टिविटी किया जिसके लिए पेनल्टी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ठीक है, जिसके लिए पेनल्टी सेबी एक्ट में स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो इन दैट केस तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगा कम से कम 1 लाख रुपए का, जो जा सकता है कितना तक, अप टू 1 करोड़। इज इट क्लियर? अच्छा, पेनल्टी के नाम पे जो भी पैसा कलेक्ट किया सेबी ने, पेनल्टीज के नाम पे जो भी पैसा कलेक्ट किया सेबी ने, दैट विल बी क्रेडिटेड टू दी consolidated funds of India, that will be credited into the consolidated funds of India, ठीक है। तो पेनल्टीज एक बार आपको जो जो पेनल्टीज मैंने कवर किया है क्लास के अंदर अभी, वो इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन, ठीक है। हाँ जी सर। नाउ कम टू द एडजुडिकेटिंग पावर। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? एनी काइंड ऑफ inspection or any kind of inquiry or any kind of investigation into the affairs of any company. When the SEBI is of opinion that a particular company is found to be involved, when the SEBI is of opinion that a particular company is involved in the transactions which are detrimental or which are against the interest of investors into the securities market. So in respect of all such transactions, SEBI क्या कर सकता है? In respect of all such transactions, SEBI क्या कर सकता है? SEBI can adjudicate into the affairs of such companies, ठीक है, या into the affairs of such persons who are found to be involved in a transactions which may adversely affect the interest of investors into the securities market. इसको अपन एडजुडिकेटिंग पावर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। देखो क्या बोला यहाँ पे, SEBI shall appoint any officer for the purpose of adjudication. SEBI can appoint a person who is not below the rank of divisional chief of SEBI to be an adjudicating officer for holding an inquiry in the prescribed manner, and after giving any person concerned a reasonable opportunity of being heard for the purpose of imposing any penalty. So for the purpose of carrying out the investigation under the SEBI Act, SEBI किसको अपॉइंट कर सकता है? Any officer, SEBI में अपॉइंट any officer who is not below the rank of divisional chief of SEBI, chief of SEBI to be an adjudicating officer for the purpose of conducting the adjudication, for the purpose of conducting or carrying out the adjudication, as well as while carrying out such inspection the adjudicating officer shall have the following power. वो adjudicating officer क्या कर सकता है? समन भेज सकता है, and he can enforce the attendance of any person who may have some evidence or documents related to the subject matter in the opinion of such adjudicating authority. अगर adjudicating authority को लगता है that a particular person connected with the company or connected with the intermediary has relevant information about such company or intermediary, कौन सी कंपनी और इंटरमीडियरी? जिस कंपनी या इंटरमीडियरी के अगेंस्ट, जिस भी कंपनी या इंटरमीडियरी, जिस भी कंपनी या इंटरमीडियरीज के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग, then he may impose such penalty, that adjudicating officer may impose such penalty as he thinks fit in accordance with the provisions of this act. And while imposing any penalty, वो इन 3 फैक्टर्स को कंसिडर करेगा, कि वो ट्रांजैक्शन कैरी आउट करने की वजह से कितना अमाउंट ऑफ अनफेयर एडवांटेज मिला है टू दैट पर्सन, एज वेल एज कितना लॉस हुआ है इन्वेस्टर या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को
क्या वो डिफॉल्ट या क्या वो ट्रांजैक्शन रिपीटेटिव बेसिस पे किया गया है, and if such transaction has been carried out and if such transactions have been carried out on repetitive basis, if such transactions have been carried out on repetitive basis, तो जो अमाउंट ऑफ फाइन रहेगा या अमाउंट ऑफ पेनल्टी रहेगा वो ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी रहेगा वो ज्यादा रहेगा। क्लियर है जी बच्चों? हाँ जी सर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सैट। सैट यहाँ पे क्या है? तो सैट यहाँ पे एपेलेट ट्रिब्यूनल है। इफ एनी पर्सन इज एग्रीव्ड विद एन ऑर्डर गिवन बाय दी सेबी, हताश, निराश, परेशान है, ठीक है, by an order given by the SEBI, then they can prefer or they can make an appeal before the Securities Appellate Tribunal. They can prefer or make an appeal before the Securities Appellate Tribunal. देखोगे यहाँ पे, the central government is empowered to establish by notification one or more appellate tribunal, जिसका नाम क्या रहने वाला है? Securities Appellate Tribunal. And the Securities Appellate Tribunal shall accept all the appeal against the SEBI's order. तो सेबी के अगेंस्ट आप सेट में जा सकते हो और मान लो कि सेट के डिसीजन से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। कंपोजिशन ऑफ सेट, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड व्हाइल अपॉइंटिंग सच पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Eligibility, he is a sitting or retired judge of the Supreme Court. He must be a sitting or retired judge of the Supreme Court, or he is a sitting or retired chief justice of a high court. Sitting or retired chief justice of the high court, or he is a sitting or retired judge of a high court जिसके पास कम से कम 7 years का experience हो। Is it clear? ठीक है, ये दोनों पॉइंट को एक ही है, सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट विद एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 7 years. मेक अ करेक्शन देयर, सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 7 years. प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन, अदर मेंबर्स शैल बी सच एज मे बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उनको भी अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सैट में जितने भी मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन, जितने भी मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन शैल बी अपॉइंटेड, है ना बच्चों, शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड ऑल अदर मेंबर्स, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड ऑल अदर मेंबर्स ऑफ सैट, ऑल अदर मेंबर्स ऑफ सैट शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ जी सर। Then members eligibility, he is a person of ability, integrity and standing and who has shown capacity. Person of ability, integrity and standing मतलब one who is able to take the responsibility and who has shown the capacity in dealing with the problems relating to the securities market, and one who has qualification and experience of corporate law, securities law, finance, economics as well as accountancy. ठीक है, ये है मेंबर का क्वालिफिकेशन, मेंबर का क्वालिफिकेशन। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सैट विल नॉट बी वैलिडेटेड इन एनी मैनर ऑन द ग्राउंड्स मेरली ऑफ एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सैट। मान लो कि इफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सैट इज नॉट वैलिड, या मान लो कि इफ सैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड, इफ सैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। क्या मतलब है सर इसका? आपने बोला कि यार प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होना चाहिए? Either he should be retired judge of the Supreme Court, या sitting or retired judge of High Court with a minimum qualification of या minimum experience of 7 years. तो मान लो कि यार जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है ना, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट का, बट ही हैड अ क्वालिफिकेशन, ही हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ ओनली 5 years. तो विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years ही इज नॉट एलिजिबल इनफ टू बी अपॉइंटेड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मेरे बात समझ में आ रहा है क्या? तो इन दिस केस जो कंपोजिशन है सैट का वो वैलिड नहीं है ना, कंपोजिशन जो या कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल का वो वैलिड नहीं है।
या बोला गया इवन इफ द कंपोजिशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सैट इज नॉट वैलिड, अगर सैट ने कोई डिसीजन दिया तो वो वैलिड रहेगा। बात समझ में आ रही क्या? इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल is can be challenged, even if the constitution of securities appellate tribunal can be challenged, or even if it is not valid, even if it is not valid, it will not affect the decisions or orders given by the securities appellate tribunal। ठीक है, एक बार फिर से, even if the constitution of securities appellate tribunal is not as per the requirements of this act, is not as per the provisions of this act, then also if any proceedings has been carried out by the SAT, if any proceedings has been carried out by the SAT, वो क्या रहने वाला है? वैलिड रहने वाला है। ठीक है, देन टेन्योर ऑफ SAT ऑफिशियल्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट होगा 5 साल और अटेनमेंट ऑफ 68 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, या तो 5 साल कंप्लीट हो जाए या 68 साल का हो जाए, जो भी पहले हो जाए। सर मान लो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट हुआ था व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 65 ईयर्स, तो इन दिस केस ही कैन होल्ड द ऑफिस फॉर मैक्सिमम 3 ईयर्स, क्योंकि आफ्टर 3 ईयर्स ही विल बी कंप्लीटिंग 68 ईयर्स ऑफ एज ना, तो वहाँ पे रिटायरमेंट बाय सुपर इन्वेशन कहते हैं उसको, कि एक पर्टिकुलर एज पे पहुंचने के बाद आपको कंपल्सरीली रिटायर होना पड़ेगा। मेंबर्स का है 5 ईयर्स और 62 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अभी देखो रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल, लेकिन रीअपॉइंटमेंट कब पॉसिबल है? ओनली व्हेन योर एज लिमिट हैज नॉट क्रॉस्ड, ओनली व्हेन योर एज लिमिट हैज नॉट क्रॉस्ड 68 or 62 years of age, only when your age limit has not crossed either 68 or 62 years of age। ठीक है, 62 किसके लिए? मेंबर्स के लिए। 68 किसके लिए? 68 किसके लिए? यस, 68 होगा फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एस्पेक्ट, appeal to SAT, any person agree by the decision of the recognized stock exchange or the adjudicating officer of SEBI, या तो स्टॉक एक्सचेंज का डिसीजन तुम्हें जमा नहीं या सेबी का डिसीजन तुम्हें जमा नहीं, इन ऑल सच केसेस यू कैन प्रिफर एन अपील बिफोर द SAT within 45 days from the date of receiving the order of SEBI or from the date of receiving the order of SEBI or स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, 45 डेज के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो। इन सर्टेन केसेस आपको एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है फॉर नॉट फाइलिंग द अपील विद इन 45 डेज, प्रोवाइडेड यू हैव रीजनेबल कॉज और यू हैव सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग द अपील, विद इन 45 डेज। ठीक है, हाँ जी सर। अब अगर अपील फाइल किया देन SAT में एंटरटेन द अपील, है ना, SAT में एक्सेप्ट द अपील बीइंग मेड, एंड वंस द अपील इज एक्सेप्टेड बाय द SAT, तो SAT वहां पे क्या करने वाला है? इट विल गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू बोथ द पार्टीज। यहाँ पे बोथ द पार्टीज कौन रहने वाला है? या तो एक तो रहने वाले एक तो पार्टी रहने वाले एपेलेंट, और दूसरा पार्टी कौन रहने वाला है? एपेलेंट मतलब जो अपील फाइल कर रहा है, और दूसरा पार्टी रहने वाला है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या स्टॉक एक्सचेंज। बात समझ में आ रही क्या? तो आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू बोथ द पार्टी, SAT क्या कर सकता है? SAT में आइदर कंफर्म, मॉडिफाई और सेट असाइड द ऑर्डर। SAT में आइदर कंफर्म, मॉडिफाई और सेट असाइड द ऑर्डर। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। देन इफ एनी पर्सन इज अग्री विद द ऑर्डर गिवन बाय द SAT, तो सीधा कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। अच्छा, एक और चीज, अगर SAT ने अपील एक्सेप्ट किया है, ठीक है, इन केस इफ एनी अपील इज एक्सेप्टेड बाय द SAT, तो SAT वहां पे क्या करने वाला है? SAT नीड टू, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल नीड्स टू डिस्पोज ऑफ सच अपील, अपील नहीं होता है अपील, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल नीड्स टू डिस्पोज ऑफ सच अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, and if any person is not satisfied with the decision given by the Securities Appellate Tribunal, then they may prefer an appeal before the Supreme Court of India within next 60 days। बात समझ में आ रहा है क्या? Yes, is it clear? हाँ जी सर।
अपील टू सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 डेज। अच्छा एक चीज और, अपील टू सुप्रीम कोर्ट कैन बी मेड ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो जो बेसिस ऑफ अपील तुम्हारा रहने वाला है, तुम अपील में ऐसा स्पेसिफाई करोगे कि जो सैट है ना उसने प्रोविजंस ऑफ लॉ का ठीक से इंटरप्रिटेशन नहीं किया, ठीक से इंटरप्रिटेशन नहीं किया, जिसकी वजह से सैट ने सही डिसीजन नहीं दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर और इन रिस्पेक्ट ऑफ द अपील प्रिफर्ड और मेड बिफोर द सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये चार्ट आप पढ़ लोगे, मैं आगे आ जाता हूं। प्रोसीजर ऑफ सैट, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सैट नॉट फाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। मतलब सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल in order to accept the appeal, yeah, in order to carry out the hearing on the appeal, SAT need not to follow the procedure as specified, need not to follow the procedure as specified or as given under civil procedure code 1908। ठीक है, then जो भी decision देगा SAT, it shall be guided, all such decision shall be guided by the principle of natural justice। ठीक है, then it will be bound by the provisions of this act or of any rule। Decision is to be given in accordance with the provisions of the act or any rules made thereunder। Clear है? Next, फिर यहाँ बोला कि provisions relating to limitations act shall also be applicable for an appeal made to the SAT। इसका मतलब समझते हो, limitations act जो है ना वो लिमिट करता है टाइम फॉर फाइलिंग अ सूट और फाइलिंग एन अपील। इसका मतलब कि जो तुमको यहाँ पे टाइम लिमिट दिया था ना 45 डेज का था या 60 डेज का था, वो टाइम लिमिट एब्सोल्यूट है। अगर बिना किसी एडिक्वेट रीजन के आपने डिले किया इन फाइलिंग द अपील आइदर बिफोर द सैट और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, यू मेड अनरीजनेबल डिले इन फाइलिंग द अपील और इन प्रिफरिंग द अपील आइदर बिफोर द सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल और बिफोर द central government, so in such cases your appeal shall not be accepted, your appeal shall not be accepted। ठीक है, वो टाइम बार्ड मान लिया जाएगा, वो टाइम बार्ड मान लिया जाएगा। ठीक है, टाइम बार्ड अपील and hence not acceptable, and hence not acceptable by SEBI, not acceptable by SAT or central government। ठीक है जी, हाँ सर। Then SAT has the power of civil court, although they are not bound to follow the procedure given under the civil procedure code। civil procedure code में क्या प्रोसीजर दिया हुआ है सर? तो कोई भी सिविल ऑफेंसेस को कैसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा उसका प्रोसीजर आपको दिया हुआ है सिविल प्रोसीजर कोड में, या किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस को कैसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा वो प्रोसीजर आपको डिफाइंड है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। यहाँ बोला गया that although SAT is not bound by the procedure given under the civil procedure code, but for the purpose of this act SAT has been given with the powers of civil court। normally civil courts के पास जो भी powers available हैं, normally civil courts के पास जो भी powers available हैं, all such powers are also available, all such powers are also available with the SAT for the purpose of carrying out the prosecution, for the purpose of carrying out the prosecution under this act। ठीक है बच्चों, क्या क्या पावर्स है वो? summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath। सैट किसी को समन भेज सकता है, जबरदस्ती किसी को प्रेजेंट होने के लिए बोल सकता है और उसे गीता पे हाथ रख के कसम भी खिलवा सकता है। examining him on oath। सैट में ask to produce any document, सेट में आस्क टू गिव द एविडेंसेस ऑन एफिडेविट। अगर तुमने एविडेंसेस दिया, कोई एविडेंस दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन एंड इफ द एविडेंसेस आर गिवन ऑन एफिडेविट, इसका मतलब कि कल को वो एविडेंस में कुछ भी गड़बड़ी पाई गई, किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी पाई गई, देन यू विल बी एब्सोल्युटली हेल्ड लायबल, यू विल बी एब्सोल्युटली हेल्ड लायबल फॉर ऑल सच गड़बड़ीज। यस, देन they may issue commission। issue commission का मतलब है they can constitute commission और they can constitute committee। committee गठन कर सकते हैं या committee constitute कर सकते हैं so as to examine the validity of the witnesses or documents presented before the SAT।
वो अपने डिसीजंस को रिव्यू कर सकते हैं। सैट चाहे तो एप्लीकेशन को डिसमिस कर सकते हैं या एक्स पार्शियल डिसीजन पास कर सकते हैं। एक्स पार्शियल डिसीजन का मतलब एक पार्टी के फेवर में डिसीजन पास कर दिया विदाउट कंसिडरिंग द ओपिनियन ऑफ द अदर पार्टी। क्यों ऐसा? मान लो कि सैट ने प्रेजेंट होने के लिए बोला दोनों पार्टी को। दोनों पार्टी यहाँ पे कौन रहने वाला है? एक तो जिसने अपील फाइल किया, हाँ सर, दूसरा जिसने ऑर्डर दिया था। तो मान लो कि एक पार्टी प्रेजेंट है, दूसरा पार्टी आया ही नहीं। अब जो पार्टी आया ही नहीं उसके अगेंस्ट में डिसीजन दे सकता है या एक्स पार्शियल ऑर्डर पास कर सकता है। एक्स पार्शियल ऑर्डर का मतलब पासिंग द डिसीजन, ठीक है, पासिंग द डिसीजन इन फेवर ऑफ, passing the decision in favor of only one party. Then they can set aside any order of dismissal of any application for default or any order passed by it ex parte, as well as any other matter which may be prescribed. बात समझ में आ रही क्या? तो ये सारे पावर्स है किसके? सिविल कोर्ट्स के। एंड ऑल दीज पावर्स आर ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है, दीज आर दी पावर्स ऑफ एनी सिविल कोर्ट and all these powers are also available with the Securities Appellate Tribunal. All these powers are also available with the Securities Appellate Tribunal. ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। Then if any person is aggrieved with the order given by the Securities Appellate Tribunal, what they can do? They can prefer an appeal. They can prefer an appeal before the Supreme Court. Clear है? हाँ। तो ये होता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू सैट। अब खत्म हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे सेबी एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है। ठीक है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेबी एक्ट। क्लियर है? हाँ जी सर। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सुपरसीड द बोर्ड। सुपरसीड द बोर्ड का मतलब क्या है? सुपरसीड द बोर्ड, बोर्ड का मतलब यहां पे सेबी, मतलब सेबी के ऑर्डर को सुपरसीड कर सकता है। मान लो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर पास किया एंड सेबी ने कोई ऑर्डर पास किया, both the orders are contradicting with each other, both the orders are contradicting with each other, who will prevail? या which order will prevail? Order passed by the central government, ठीक है। then central government can grant immunity. immunity का मतलब है that central government can grant relaxation, ठीक है, they can grant certain relaxations. Clear है? हाँ सर। देखो, the central government has the power to issue direction in writing to the SEBI if in the opinion of central government, central government को लगता है कि यार SEBI खुद ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये SEBI जो पॉलिसी बना रहा है that those policies are not aimed at protecting the interest of investors anymore, or those policies may harm the interest of investors, then in such cases SEBI may issue guidelines or directions in writing to the SEBI on question of policy as it may deems fit from time to time. ठीक है, then the central government has the power to supersede the board after the satisfaction of necessary conditions and by notification in the official gazette. Maximum period for which central government can supersede SEBI is 6 months. मतलब SEBI को replace कर सकता है central government if required or if demanded by the circumstances or any situations. बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। Then CG can exercise its power in the following circumstances. In case of any emergency when SEBI is unable to discharge its functions and duties, तो SEBI के behalf पे central government can discharge the functions. Central government can discharge the functions of SEBI. ठीक है जी? हाँ सर। Then SEBI has persistently made default in complying with any directions issued by the central government or did not discharge its function and duties imposed in the public interest. In this case also central government may supersede SEBI or may replace SEBI.
सेबी ने कंटिन्यूस बेसिस पे वायलेशन किया है ऑफ द डायरेक्शंस इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेबी हैज नॉट परफॉर्म्ड its function and has not discharged its functions and duties in the public interest, or they fails to discharge their functions and duties in the public interest. ठीक है, क्लियर बच्चों? हाँ. देन इफेक्ट ऑफ सुपरसेशन, क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका? द मेंबर शैल वेकेट देयर ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ सुपरसेशन. कितने मंथ्स के लिए हो सकता है, कितने टाइम के लिए? 6 मंथ्स के लिए. 6 मंथ्स के लिए सेबी को रिप्लेस कर सकता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट. इफ द circumstances so required, or if the circumstances demand, then all the powers, functions and the said duties which may be of the board will be discharged by such person or persons as the central government may direct. ठीक है, सेबी के बिहाफ पे such person can exercise the powers who is so directed or who is so appointed by the central government. Then all the property owned or controlled by SEBI will transfer into the hands of central government until and unless SEBI is reconstituted. अगर सुपरसीड किया सेबी को तो सारे प्रॉपर्टी या सारे एसेट्स, all the assets being held or owned by SEBI, all the assets being held or owned by the SEBI shall be transferred into the hands of central government or in the interest of central government. ठीक है बच्चों? हाँ सर. चलो, टू ग्रांट इम्यूनिटी, central government may grant immunity to any person who is alleged to have violated any of the provisions of this act. If any person has violated any of the provisions of this act, तो कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कुछ हद तक रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकता है. Such immunity will be granted if the person has made full and true disclosure in respect of the alleged violation and they have fulfilled other conditions. They can be given with the relaxation only when they have made all the disclosures in respect of the violation which they have made, as well as in respect of the fulfillment of other conditions as may be imposed या as may be prescribed by the central government. Then such immunity can be granted only if it is recommended by the SEBI. Then no such immunity shall be granted by the CG if proceedings for the prosecution or offence has been instituted before the date of receipt of application. बोला अगर उसके अगेंस्ट ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो चुका है या प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन मिल चुका है सेबी को, तो इन दैट केस इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव रिलैक्सेशंस और टू ग्रांट इम्यूनिटी. ठीक है बच्चों? एन इम्यूनिटी ग्रांटेड टू अ पर्सन कैन बी विथड्रॉन, जो रिलैक्सेशन तुम्हें दिया गया था वो विथड्रॉ किया जा सकता है अगर सेबी को लगता है, नहीं सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि उन्होंने गलत तुमको रिलैक्सेशन दे दिया, तुम वो रिलैक्सेशन के लायक नहीं हो. ठीक है, तुमको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे, सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, यू हैव बीन ग्रांटेड इम्यूनिटी बाय द सेबी एंड you are found to be violating such terms and conditions. You are found to be violating such terms and conditions जिसके बेसिस पे, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे इम्यूनिटी हैज बीन ग्रांटेड टू यू. इज इट क्लियर? हाँ जी सर. इससे आगे के प्रोविजंस आप नहीं पढ़ोगे. ठीक है, मिसलेनियस पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा. Establishment of special court, so for the purpose of speedy trials or for the purpose of speedy disposal of the cases arising under this act, special court constitute किया जा सकता है. And the special court shall consist of a single judge who shall be appointed by the central government within concurrence of Chief Justice of High Court with the consent of Chief Justice of High Court within whose jurisdiction the judge appointed is working. Qualification होना चाहिए, he must be a session judge or additional session judge. Tribal offense, all the offense punishable under this act are triable offenses at the special court. ठीक है, next. SEBI has the power to delegate its powers to any member, officer or board or any other person as it may be
नेसेसरी। सेबी अपने पावर्स को डेलीगेट कर सकता है किसी भी मेंबर को, किसी भी ऑफिसर को और किसी अदर पर्सन को एज मे बी डीम्ड फिट बाय द सेबी। तो पावर ऑफ डेलीगेशन है सेबी के पास, सेबी कैन डेलीगेट इट्स पावर। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हो ही गया, अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट। रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कोई भी कंपनी, if any company is found to have violated the provisions of SEBI Act or rules or regulations made under the SEBI Act, तो in all such cases कंपनीज के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है बिफोर सेबी कौन? ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी a company secretary, on behalf of a company, on behalf of such companies, a company secretary can represent, a company secretary can represent the interest of the, can represent the interest of such companies who have found to be violated any of the provisions, rules and regulations. ठीक है, apart from the company secretaries, other professionals can also represent the company. ठीक है, like chartered accountants or cost accountants as the case may be. तो कंपनी सेक्रेटरी सेबी के सामने भी रिप्रेजेंट कर सकता है कंपनी को, एज वेल एज दे कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द कंपनी बिफोर द एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, एज बिफोर द एपेलेट ट्रिब्यूनल। सर सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने तुम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कंपनीज को। ठीक है, जुडिशियल बॉडीज के सामने आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोफेशनल्स लाइक सीए, सीएस, सीएमए हैज द पावर टू रिप्रेजेंट देयर क्लाइंट्स और टू रिप्रेजेंट देयर क्लाइंट कंपनी ओनली बिफोर द क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। ठीक है, ओनली बिफोर दी क्वाजी जुडिशियल बॉडीज लाइक आरओसी, सेबी, एनसीएलटी, सीसीआई। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर, तो इतना आप पढ़ लीजिएगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस जो ये चैप्टर के पीछे आपको दिया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।